वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, नाउ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर फर्स्ट इज resources, then second one is classification of resources on the basis of origin, exhaustibility, ownership, and on the basis of status of development. Third one is development of resources, resource planning, land resources, and soil as a resource. Now, first of all, what do you mean by resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. मतलब कि आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी लेते हो, ये क्या है? रिसोर्स ही तो है ना, वाटर भी। वाटर एज अ रिसोर्स। आपको कपड़े सुखाने तो आप बाहर धूप में सुखाओगे, क्यों? क्योंकि आपको सन से क्या मिल रही है? सोलर एनर्जी। ओके, आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो। ठीक है, घर बनाने के लिए भी आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दीज आर रिसोर्सेज and which are and these all things are easily available in our environment to satisfy our need. बट इसके अलावा भी इन सब रिसोर्सेज को कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है। तो क्या है? दिस रिसोर्सेज मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली असेसिबल। मीन्स इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, देन सेकेंड थिंग इज़ इकोनॉमिकली फीजिएबल। इकोनॉमिकली फीजिएबल मीन्स कि अगर मान लो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब वहाँ पर गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए हमने उसमें इनपुट डाला है 5 lakhs का, और हमें आउटपुट मिल रहा है सिर्फ 50,000 का। तो ये इकोनॉमिकल फीजिबल तो है ही नहीं, क्योंकि फ़ायदे का सौदा तो नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन के बाद इट मस्ट बी इकोनॉमिकली फीजिएबल। एंड द लास्ट वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसा रिसोर्स जो किसी भी कल्चर को कोई भी हानि ना पहुंचाए। दूसरी बात कि हमने रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर लिया बट वो यूज़ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा? So these are the 3 criteria. First one is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. It can be termed as resources. Now, this is a diagram. In this diagram, it is shown human relation or independent relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology. अब हमें पता है जो ह्यूमन बींग्स है पहले वो नेचर से इंटरेक्ट करेंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, और फिर वहाँ पर अगर उनको कोई रिसोर्स मिलता है सर्च करने के बाद, या फिर उनको लगता है कि वो वुड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उनको कहाँ भेजेंगे? वो इंस्टीट्यूशंस के लिए, और उन इंस्टीट्यूशन से हम उनको फाइनली यूटिलाइज़ कर पाएंगे। सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इंस्टीट्यूशन से उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी और इकोनॉमिक डेवलप्ड होगी। Second was is now the second topic is classification of resources. Resources can be natural or human. अगर हम नेचुरल की बात करें तो resources can be renewable और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जो ऐसे resources जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं। They can be continuous, for example wind, water, sun. They can be biological में vegetation, natural vegetation, forest, and then wildlife. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में we have structural and institutions, quantity and quality. नॉन रिन्यूएबल में आते हैं रिसाइकलेबल, फॉर एग्जाम्पल मेटल, नॉन रिसाइकलेबल फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। And this diagram shows first classification of resources on the basis of origin. On the basis of origin, resources can be biotic or abiotic. Bio means life, और बायोटिक रिसोर्सेज में सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस। एंड अबायोटिक मीन्स लाइफलेस, और इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, मिनरल्स। This is on the basis of origin. Biotic resources and abiotic resources obtained from biosphere, they have life
as I mentioned earlier. For example, human being, flora, fauna, fisheries, and livestock. A biotic resource is composed of non-living things. For example, rocks and metals. ये आपकी dividing the environment, biotic and abiotic factors. Okay. And then next is on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, resources can be renewable and non-renewable. Renewable resources which can be renewed. For example, हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, आपको पता है वाटर साइकिल क्या होता है कि जैसे सी में क्या होता है, इवेपोरेशन होती है. इवेपोरेशन से वाटर वेपर्स डेवलप होते हैं. वाटर वेपर्स जब ऊपर जाते हैं तो वो कूल डाउन होते हैं और जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है और प्रेसिपिटेशन होती है फाइनली. और जो रेन के फॉर्म पे दोबारा वाटर सी में सर्कुलेट जाता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर इज रिन्यूइंग इटसेल्फ एंड दैट्स द रीज़न इट इज़ नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिसोर्सेज दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल बैटरी, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. एंड दिस साइन शोज है ना यहाँ पे साइंस सर्कल में, वो बेसिकली थोरियम और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. ये भी नॉन रिसाइक्लेबल है. On the definition, renewable, non-renewable resources which can be renewed or produced by physical or chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. Non-renewable resources, these occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. और इन रिसोर्सेज को बनने के लिए बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इसलिए भी इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. तो तभी तो हम कहते हैं कि वी हैव टू सेव आवर रिसोर्सेज और वी हैव टू यूज़ आवर रिसोर्सेज इन अ वेरी प्लान मैनर, ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. ओके स्टूडेंट्स, these are some examples of renewable resources. First one is, like we can say, they are windmills. Then we have solar PV plates. Okay, we have wind energy, we have solar energy. Okay students, this is all about this topic on the base classification of resources on the basis of origin and on the basis of exhaustibility.